दिन जो है इंडिया में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो उस केस में भी रेजिडेंट कहलाएगा। इफ ईदर ऑफ द अबव कंडीशंस मींस ये दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पहली कंडीशन तो अगर वो 182 दिन इंडिया में है, 182 डेज के लिए इंडिया में है, तो वो रेजिडेंट हो गया। दूसरी कंडीशन में अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में है, तो उस कंडीशन में वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं, इफ नीदर ऑफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इन दैट केस द इंडिविजुअल इज नॉन रेजिडेंट, वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा अगर दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होती हैं। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बड़ा सिंपल सा है कि दोनों कंडीशंस में से एक भी सेटिस्फाई होगी तो वो रेजिडेंट है, और दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो नॉन रेजिडेंट है। अब उसके बाद हम इसकी एक्सेप्शंस को भी समझ लिए थे थोड़ा सा। इसकी एक्सेप्शंस हमने समझी थी कि जो बंदा इफ द इंडियन, यहां पर अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि इंडियन सिटीजन्स हु लीव इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर के अंदर, जिस भी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर वो हिंदुस्तान छोड़ के चला जाता है, हिंदुस्तान छोड़ के जाने की उसकी दो जो है रीजंस बताए गए हैं जिसमें ये काम करना है, ये एक्सेप्शन है। वो दो कारण क्या है? इफ ही इज लिविंग एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, अगर वो जहाज के ऊपर जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ द क्रू, मींस वो जो है ही हैज जॉइंड, उसने जो है मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली है, और उस नेवी मर्चेंट नेवी के जहाज में जो है वो एक मुलाजिम की तरह जा रहा है, एक एम्प्लॉय बनकर, क्रू मेंबर बनकर जा रहा है, उस केस में। या दूसरा क्या है, इफ ही इज लीविंग फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, वो विदेश जा रहा है विद अ प्रॉपर वर्क वीजा, वो वर्क वीजा लगवा के हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा है कि उसका जो वर्क वीजा है वो यूके का लग गया, आयरलैंड का लग गया, इंग्लैंड का लग गया, कनाडा का लग गया, किसी भी दूसरी कंट्री का वर्क वीजा मिल गया उसे और वो अब जा रहा है। तो उसके लिए जो ये सेकंड कंडीशन है, अगर वो हिंदुस्तान में 60 दिन रहा और उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन भी रहा है, तो भी उसको रेजिडेंट नहीं मानना है इस कंडीशन के बेसिस पे। उसको जो है वो जब तक पहली कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तब तक वो रेजिडेंट नहीं होगा। मींस 182 डेज वाली कंडीशन ही फुलफिल करेगा तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है जी? यस सर। यस सर। इसको अपन पढ़ के आए हैं, इसको मैंने कहा था ना हल्का है आने से पहले। नहीं पढ़ के आए, कोई बात नहीं बेटा, ये पढ़ के आनी है, ये चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसको अब अगर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तभी जो है ये आपके ग्रास्प में आएंगी, तभी आप इनको याद कर पाओगे, नहीं तो ये याद नहीं रहनी। जिस दिन चाहिए होगी ना उस दिन आपको लगेगा यार ये पढ़ा तो था बट कहीं पढ़ा हुआ है। तो इसको साथ साथ पढ़ते चले जाना है। ये इंपॉर्टेंट है मगर ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में आई है, कभी कभी आ जाती है, तो उस टाइम के लिए ऐसा ना हो कि याद ही ना हो। अच्छा, अब यहां पर जो है दूसरी एक कंडीशन और आ जाती है। दैट कंडीशन इज बेसिकली फॉर इंडियन सिटीजन्स और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में डिफरेंस बताया था मैंने। इंडियन सिटीजन कौन हुआ? जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के पास जो है उसके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं होगा, उसके पास पासपोर्ट विदेशी होगा, वो उसने यहां से वहां जाने के बाद चेंज कराया हो सकता है, तो भी वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। दूसरा जो है उसके जो आगे नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो उसके बच्चे होंगे या उसके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। उसको भी थोड़ा सा हमने एक्सपैंड किया था कि आप अगर 1947 से पहले से जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं और आप जो है जब वहां रह रहे थे 47 से पहले, तो आप
जो है अगर अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे, मींस यू वर स्टेइंग इन, यहाँ तो जो अब पाकिस्तान है या जो अब बांग्लादेश है, उन दोनों हिस्सों में भी रहते थे, तो भी आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। आपके बच्चे और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही कहलाएंगे, लीनिएज अगर उनकी बनी होगी। अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, तो भी वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही कहलाएंगे। अब इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बिलोंग्स आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो है वो बंदा कोई इंडिया में आता है, तो सच पर्सन, अब नेक्स्ट कंडीशन इसमें आ जाती है उसकी इनकम को लेकर। उसकी इनकम अगर इंडिया से जो जनरेट हो रही है, मींस सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। तो अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस का बेटा क्या मतलब हो गया कि इंडिया से जो जनरेटेड इनकम है वो वाली इनकम एक्सीड्स ₹15 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसकी जो इंडिया से जो जनरेट हुई हुई इनकम है, इंडिया में कैसे इनकम जनरेट हो रही है, मीन्स बंदा पंजाब से गया था, पंजाब में आज भी खेत है, जिम्मेदारी उसकी चल रही है, और वहां से इनकम आ रही है। अगर उसकी इनकम 15 लाख रुपए यहाँ से जनरेट हो रही है इंडिया से, तो ये वाला बंदा जो है, ये दिस पर्सन विल बी, एक मिनट जरा, मेरा बेटे का फोन है, एक सेकंड होल्ड। नाउ, एक तो हमने बात करी कि ये जो बंदा है, दिस पर्सन इज इंडियन सिटीजन और दिस पर्सन इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दूसरी कंडीशन हमने करी है कि इसकी इनकम इंडिया से ही जो है वो 15 लाख की आ रही है। 15 लाख से जो इनकम आ रही है वो इंडिया में किसी बिजनेस से नहीं होनी चाहिए, इंडिया में किसी प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो दैट मीन्स कि इंडिया से ये जो इनकम है ये पैसिव इनकम होनी चाहिए। एक्टिव इनकम बच्चे वो होती है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं। पैसिव इनकम वो होती है जिसके लिए आपकी कैपिटल ही शायद काम कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने शेयर्स लिए हुए हैं किसी कंपनी में, वहां से डिविडेंड आ गया। आपने जो है वो कुछ लैंड है वो किराए पे दी हुई है, उसका किराया आ गया। आपने कोई घर है वो किराए पे दिया, उसका किराया आ गया। ये सारी पैसिव इनकम है। आपने बैंक में एफडी करी हुई है, उसका इंटरेस्ट आ गया। आपने डिबेंचर खरीदे हुए, उसका इंटरेस्ट आ गया। तो ये सारी उसकी जो 15 लाख रुपए की साल की पैसिव इनकम है। तो ये दो बातें हो गई। पहला तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। दूसरा, उसको 15 लाख रुपए की पैसिव इनकम इंडिया से आ रही है। तीसरा जो है, उसके बाद अगर ये दो चीजें हैं, तो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट। उसका स्टेटस रेजिडेंट जो है वो तब होगा, या तो यहाँ पर फिर दो कंडीशंस दे दी। पहली कंडीशन जो है वो नॉर्मल है, सिंपल। द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट्स टू 182 डेज और मोर। जो प्रीवियस ईयर है उसमें अगर वो 182 दिन से ज्यादा रह रहा है, तो वो रेजिडेंट है। जैसे बाकी सबके लिए वैसे ही इसके लिए कुछ अलग नहीं हुआ कि ये इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और 15 लाख रुपए हिंदुस्तान से इनकम कमा रहा है, तो 182 दिन से ज्यादा है तो ठीक है, ही इज रेजिडेंट। बट इसमें दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। He has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more. ये पिछले 4 सालों में, मीन्स जो प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ रहे हैं हम, उससे पिछले 4 सालों में ये इंडिया में 365 डेज रहा। और प्रीवियस ईयर में ये रेजिडेंट कब माना जाएगा, अगर ये प्रीवियस ईयर में जो है बंदा 120 दिन के लिए जो है इंडिया में रह रहा है, अदरवाइज नहीं। मीन्स अगर अब अगर हम इसको जो है कंपेयर करें इस वाले पॉइंट से, ये वाला पॉइंट समझ में आया है जो बोला है, ये सेकंड वाला पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। मींस इफ आई हैव टू हाईलाइट इट, ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं बात कर रहा हूं।
पहला वाला पॉइंट तो रिडंडेंट सा है, फालतू सा है कि इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये पॉइंट तो बाकी उसमें भी था, इसमें भी था, कॉमन हो गया। अब यहाँ ये जो पॉइंट है, ही हैज बीन इन इंडिया during 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more, and has been in India for at least 120 days in the previous year। ये एक पॉइंट। और पिछली बारी जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या पॉइंट था? He has been in India during the 4 years, ये जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का पॉइंट था, he has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more, and has been in India for at least 60 days in the relevant previous year। ये वाला एक जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो है ये डिफरेंस पे आ गए। एक जगह वो कह रहा है कि एक 60 दिन रह जाए प्रीवियस ईयर में, और दूसरी जगह वो कह रहे हैं 120 दिन रहे प्रीवियस ईयर में, तभी जो है वो रेजिडेंट माना जाएगा। तो ये जब 60 दिन कह के इसको नेगेट किया था, वो कब किया था इसने? कि 60 डेज कहने के बाद द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट in India only if the period of their stay during the relevant previous year amounts to 182 days or more, even if such person were in India for 60 days or more but less than 182 days in the relevant previous year, they will not be treated as resident due to the reason that their stay in India falls for 365 days or more during the 4 immediately। इसमें ये बात हुई थी कि इंडियन सिटीजन्स, वो वाले इंडियन सिटीजन्स हु लीव इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप। यहाँ तो वो बंदा जो है क्रू में चला गया था, यहाँ वो जॉब करने के लिए बाहर चला गया था। तो जो इंडियन सिटीजन्स जॉब करने के लिए बाहर गए हैं या जो क्रू के मेंबर बन के बाहर गए हैं, उनके लिए 60 डेज प्लस 365 डेज रेलेवेंट नहीं होंगे। उनके लिए जो है 120 डेज प्लस 365 डेज रेलेवेंट हो जाएंगे। He has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more, and has been in India for at least 120 days in the previous। तो जो 100 ये जो क्लॉज है उनका, ये वाला जो है ये वैलिड यहाँ पर ये आ जाएगा। He has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more, and has been in India for at least 120 days in the previous year। कुछ डाउट्स रह गए होंगे, कोई बात समझ नहीं आएगी, तो इसको अब हम डिस्कस करके खत्म करते हैं। बताओ बच्चे, क्या नहीं समझ में आई बात? हेलो, क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। एक एग्जांपल करें, मैं देखूं क्लैरिटी कितनी आई है। यस सर। जब मैं सवाल पूछता हूं उसका जवाब दे दोगे तो क्लियर है। An Australian cricketer Brett Lee visits India for 100 days in every financial year। वो क्यों आंदा होना है इत्थे? आ सकता है क्या ये? हर साल 100 दिन इंडिया में बिता रहा है। हाँ, आ सकता है ना। आईपीएल खेलने आता होगा, खेलने खिलाने कुछ भी करने आता होगा, राइट ना? यस सर। So this has been a practice for the past 10 financial years। Find out his residential status for the assessment year 24-25। क्या होगा जी इसका रेजिडेंशियल स्टेटस? जो अभी तक पढ़ा है कंसेप्ट, हमने सिर्फ उतना बताना है। नॉन रेजिडेंट बोलो। लग रहा है। नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट रहेगा। हाँ जी रेजिडेंस के लिए क्या क्लॉज होता था? सर, वो पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए था वो, जब इंडियन ओरिजिन।
वही, बट मैंने ये नॉन रेजिडेंट इंडियन थोड़ा ना बोला है। नॉन रेजिडेंट मतलब ये पिछली क्लास में बताया तो था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि बंदा इंडियन होगा तभी नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट होगा, कोई विदेशी के लिए भी तो हो सकता है। ये चीज हमने क्लास में डिस्कस करी थी ना बेटा, लास्ट क्लास में आप थे। यस सर। तो वो मैं आपको यस याद दिला दी। अब अपना सवाल का जवाब रिफ्रेश कर लो। कैलकुलेशन जो है वो नंबर ऑफ डेज पे करनी है आपने। सर नंबर वो ऑफ डेज के लिए रेजिडेंट मैं है। आपको वापस स्लाइड पे ले जाता हूं कि क्या कंडीशंस थी हमारी। He has been in India means resident कब है? An individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfies any of the following conditions. He has been in India, ये individual के लिए है, ये नहीं बोला कि उसने इंडियन के लिए। यस सर। He has been in सर India during the, बोल बेटा बोल। सर रेजिडेंट है क्योंकि वो सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कैसे कर रहा है वो बताओ। सर क्योंकि प्रीवियस ईयर की भी वो 100 डेज रहा है, मोर देन 60। एंड करेक्ट, पिछले साल का मतलब अगर ऐसे सम टोटल करिए तो 400 आता है, मोर देन वेरी गुड बेटा, वेरी 365। गुड, बिल्कुल 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 सही जवाब। थैंक यू सर। तो मतलब वो जो है वो रेजिडेंट तो हो गया, कोई डाउट ही नहीं हुआ इस बारे में कि वो रेजिडेंट तो है, क्योंकि वो जो है इस साल 100 दिन था, 60 दिन से ज्यादा, और पिछले 4 सालों में 400 दिन था, 365 से ज्यादा, तो वो रेजिडेंट तो हो गया सीधा सीधा इसी कंडीशन में। अब जो है उसके लिए ये कंडीशन भी नहीं है जिससे वो एग्जेम्प्ट हो जाता, क्योंकि वो ये एग्जेम्पशन वाली कंडीशन तो वहां पर इंडियन सिटीजन आते हैं कि एग्जेम्प्ट हो रहे हैं जो। An Indian citizen who leaves India during the relevant previous year as a member of crew or for employment outside India, तो वो रेजिडेंट मतलब होता कि तू नॉन रेजिडेंट हो गया भैया, अगर वो इंडियन सिटीजन होता। बट वो तो ब्रेटली है, मैंने ली को भी ब्रेटली बोल दिया ना, और यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर प्लेयर ली विजिट्स इंडिया फॉर 100 days in every financial year. This has been a practice for past 10 financial years. तो वहां पर ये जो है रेजिडेंट तो हो गया। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। अच्छा, वुड योर आंसर चेंज नाउ? अब ये सेकंड क्वेश्चन दोबारा आ गया। अब जैसे ये ब्रेटली जो है ये इंडिया में बैठा रहता है आके आईपीएल खेलने के लिए। हमारा एक पुराना क्रिकेटर है अजय जडेजा, वो विदेशों में बैठा रहता है जाके, वो अफगानिस्तान की टीम का कोच है। अफगानिस्तान की भी क्रिकेट टीम बन रही है, वो वहां कोचिंग देता है। तो वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू अजय जडेजा? अजय जडेजा भी जो है ही इज नाउ आउटसाइड इंडिया, और वो भी पिछले हर साल 100 दिन के लिए इंडिया में आता है। ये जो है क्रिकेटर, अब ली की बात नहीं कर रहे, अब हम जडेजा की बात कर रहे हैं, who comes to India for 100 days in every financial year। हर साल 100 दिन के लिए आ जाता है, 10 सालों से इसका यही है। अब ये क्या होगा, ये रेजिडेंट होगा नॉन रेजिडेंट होगा? फिर रेजिडेंट ही होएगा। कारण इसके रेजिडेंशियल स्टेटस का कारण समझा दो बेटा। एक केड़ी कंडीशन है जेड़ी है पूरी कर रहा है? सर एक कंडीशन बी फुलफिल कर रहेगा, हर एक साल सर 100 डेज ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਡੇ ਤੋਂ ਅਬਵ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 400 ਡੇਜ਼ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, the following category of individuals will be treated as resident in India only if their period of stay during the relevant previous year amounts to 182 days or more. Even if such person were in India for 60 days or more but less than 182 days in the relevant previous year, they will not be treated as resident due to the reason that their stay in India was 365 days or more during the 4 immediate preceding years. ਇਹ 60 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ?
Indian citizen who leaves India during the relevant previous year as a member of crew of an Indian ship or for purpose of employment outside India. जो बंदा employment लिए इंडिया छोड़ के चला गया, and now I have told you कि ये बंदा जो है ये कोच है अफगानिस्तान टीम का, तो ये employment के लिए गया है outside, who resides in Afghanistan and represents Afghanistan cricket team, या अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है, तो ये तो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के गया ना, तो इसमें ये 60 दिन वाली जो कंडीशन है ये लगेगी क्या? नो सर। नो सर। इसके ऊपर कौन सी कंडीशन लगेगी? 1:2। इसके ऊपर जो सर, आज हमने पढ़ी है वन ये वाली जो पीली करी हुई है, he has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of these days and has been in India for at least 120 days in the previous year, और ये previous year में खाली 100 दिन के लिए है, तो इसलिए ये बंदा तो रेजिडेंशियल स्टेटस से बाहर हो गया, ये नॉन रेजिडेंट होएगा। डाउट क्लियर? यस सर। यही सवाल था जो मैं उस टाइम आपको कंसेप्ट समझाने के बाद पूछ रहा था कि बात समझ में आई, तो आपको तब लगा कि आ गई, बट शायद कहीं कमी रह गई थी, तो वो इस एग्जाम्पल से पूरी हो जानी चाहिए। राइट गाइस? अजय भी नहीं आए थे, अजय भी दोबारा डिस्कस कर सकने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए ना कंसेप्ट बिल्ड हो रहे ने, कंसेप्ट जो बिल्ड हो रहे ने, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ज्यादा टाइम देने ਲਈ, ताकि अगली चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ बड़े आसानी ਨਾਲ समझ आ। ਸਰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ 120 ਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ था ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਆ ਗਈਆਂ? ਐਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨॉन रेजिडेंट ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥਰੂ ਪੈਸਿਵ ਰਿਸੋਰਸਸ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਨॉन ਇੰਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਸਿੰਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਹੀ ਇਹ ਫਸੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 60 ਦਿਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 120 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 120 ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੈ। दोनों ही केसेस में नॉन रेजिडेंट दिख रहे हैं आज। गल समझ आ गई? यस सर। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਜਸਟ ਬੀ ਸੇਲਿੰਗ ਥਰੂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਚਲਿਏ। यस सर। मींस बहुत ज्यादा निटी-ग्रिटी है, इस निटी-ग्रिटी में जाना नहीं कभी, वैसे छोटे-मोटे पॉइंट्स ने, वी विल टॉक अबाउट इट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਂ मींस इट इज एज सिंपल एज कि अगर कोई क्रू ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। मींस ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, मींस ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ 16th ਡੇ
will be treated as if he is not in India। ਜਿਹੜੀ 16 ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 182 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 60 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੈਠ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾइज nobody is going to ask you this question in exam। फिर the next thing that is there, हमने पिछली जो पढ़ा था वो पढ़ा था, ये जो चार्ट पढ़ा था इसमें एक रेजिडेंट पढ़ा था, रेजिडेंट में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट पढ़ा था। अभी तक हम जो चीज कवर कर चुके हैं वो रेजिडेंट कवर कर चुके हैं, वो नॉन रेजिडेंट कवर कर चुके हैं, और बाकी चीजें अब हमने पढ़नी है। मींस उसमें डीम्ड रेजिडेंट भी है, और ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये चीजें अभी हमने पढ़नी है। वी विल टेक 5 to 10 minutes मोर, ता जाके खत्म होगा। तो एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, अब यहां पर जो है अभी तक वो पिछली जो हमने बात करी थी, जो उसको एक एक्सेप्शन जो है वो डिफरेंशिएटेड करी थी, उसमें हमने डीम्ड रेजिडेंट, मतलब उसमें हमने जो है वो बताया था कि जो पर्सन है अगर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसकी 15 लाख रुपए तक की पैसिव इनकम इंडिया से है, तो उसका ये जो येलो वाला है ये एक एडिशनल क्लॉज हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेजिडेंट हो सकता है। मींस ये था रेजिडेंट और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, दोनों के लिए। अब जो है डीम्ड रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, तो डीम्ड रेजिडेंट में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कभी भी डीम्ड रेजिडेंट नहीं होगा। पर्सन ऑफ डीम्ड रेजिडेंट जो है वो खाली एक इंडियन सिटीजन ही हो सकता है, ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी क्लॉजेज एज इज है, बाकी क्लॉजेज एज इज है। एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन having total income of 15 lakhs from Indian origin, means India, means 15 लाख रुपए की उसकी जो है इंडिया से पैसिव इनकम है, तब वो वाला जो इंडिविजुअल है अगर उसकी इनकम कहीं और किसी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है, if he is not liable to be taxed in any country or territory by reason of his domicile और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर, अगर उसकी किसी और कंट्री में जो है वो इनकम टैक्सेबल नहीं है कि वो वहां का रेजिडेंट है, इसलिए जैसे अगर वो बंदा यूएई में रहता है, दुबई में रहता है, तो दुबई में जो है इनकम टैक्सेबल नहीं है, रेजिडेंशियल स्टेटस की वजह से भी नहीं है, तो उसको कहीं पे भी और टैक्स नहीं देना है। और वो नॉन रेजिडेंट अगर हो जाता है तो इंडिया में भी वो हो सकता है अपनी टैक्स की अपना टैक्स बचा लेता है पूरी तरह से, तो इस केस में उस बंदे को हम डीम्ड रेजिडेंट कह देते हैं। मींस इफ अ पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन, नंबर कंडीशन, पहली कंडीशन होगी कि पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पीओआई की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर दूसरी कंडीशन जो है उसकी 15 लाख रुपए की इनकम इंडिया से होनी चाहिए, जो पैसिव फॉर्म में होनी चाहिए, जो बिजनेस से नहीं होनी चाहिए, जो प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए। 15 लाख रुपए की उसकी इनकम वैसे ही इंडिया से आ रही है, और वो वाला जो बंदा है वो किसी अपने डोमिसाइल की वजह से, अपने रेजिडेंशियल स्टेटस की वजह से किसी और कंट्री में भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। वो बेसिकली आप इस टाइप्स के इंडिविजुअल हो सकते हैं जो मींस आप लोग जैसे हैं, आप ही की बात कर लेते हैं, आप कल को किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं और उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को भी ले जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स को कोई टैक्स नहीं लग रहा है उस कंट्री में, क्योंकि उनकी कोई इनकम ही नहीं होएगी वहां पर। आप इनकम अर्न कर रहे होंगे, वो तो आराम से आपके साथ बैठ के ऐश कर रहे होंगे,
तो आप आपके साथ वो रह रहे हैं, मगर इंडिया में, बैक इन इंडिया उनके पास जो है पैसे थे, वो बैंक में छोड़ के गए, उस एफडी से उनको 15-16 लाख रुपए की इनकम आ रही थी। तो वो वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो डीम्ड रेजिडेंट हो जाएंगे इंडिया के, क्योंकि 15 लाख से ऊपर की इनकम आ रही है और वो इंडियन थे, इंडियन है, इंडियन ही रहेंगे। इंडियन सिटीजन मीन्स उनके पासपोर्ट इंडियन है, तो वो इंडियन सिटीजन रहेंगे। और irrespective वो इंडिया में कितने दिन आए, कितने दिन नहीं आए, this provision will not apply in case of an individual who is resident in India in the previous year. उनके स्टे का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। स्टे इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी फॉर बीइंग अ डीम्ड रेजिडेंट। वो डीम्ड रेजिडेंट ही रहेंगे, उनका स्टे से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको डीम्ड रेजिडेंट नहीं बनना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी इनकम 15 लाख रुपए से कम रहे इंडिया में, और आप जो हैं, या फिर आप अपना जो पासपोर्ट है वो गिव अप कर दें। मींस आप कनाडा जा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स का पासपोर्ट भी आपको चेंज कराना पड़ेगा, कैनेडियन पासपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी वो डीम्ड रेजिडेंट नहीं होंगे, अदरवाइज वो हमेशा डीम्ड रेजिडेंट तो रहेंगे ही रहेंगे। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस बता रहा था, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और डीम्ड रेजिडेंट बनने के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A हो जाता है। ये डीम्ड रेजिडेंट वाला जो क्लॉज है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट है, तो इसको आपने हमेशा दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो डीम्ड रेजिडेंट है वो हमेशा नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होता है, वो कभी भी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं होगा। जो डीम्ड रेजिडेंट है वो हमेशा ही नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा। तो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कौन हो सकता है? जो आपका रेजिडेंट है, जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से रेजिडेंट है, वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो सकता है, और कोई भी बंदा ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं हो सकता है। तो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए कंडीशन क्या लग गई? ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए जो है वो फिर जो है दो एडिशनल कंडीशंस है। दो एडिशनल कंडीशंस कौन सी हैं? ही हैज बीन रेजिडेंट मींस पहले तो सबसे पहले वो रेजिडेंट होना चाहिए, तभी वो ये नेक्स्ट क्लॉज टेस्ट करेंगे कि वो रेजिडेंट ROR है या RNOR। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी मींस RNOR है। तो ROR होने के लिए क्या होना चाहिए? ये दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। रेजिडेंट होने के लिए जो पहले दो कंडीशंस बताई थी उनमें से एक फुलफिल होनी चाहिए थी, और अगर एक भी फुलफिल हो गई तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस टेस्ट करेंगे। उसमें से दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो वो ROR है, अदरवाइज वो RNOR है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मींस अगर दोनों में से एक भी फेल हो गई तो वो RNOR हो जाएगा। अब ये दो कंडीशंस कौन सी हैं? He has been resident in India in at least 2 previous years out of the 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. Means ये हम बात कर रहे हैं 2024-25 की, तो 2024-25 में तो वो रेजिडेंट दिख गया हमको, 182 दिन की वजह से दिख गया, 60/365 की वजह से दिख गया, 120/365 की वजह से दिख गया। तीनों में से किसी एक कंडीशन की वजह से वो हमको रेजिडेंट दिख गया। अब हम वापस जाएंगे और पिछले 10 साल विजिट करेंगे। उन 10 सालों में वो किन्हीं 2 सालों में, किसी भी 2 सालों में अगर रेजिडेंट है, he has been resident in India in at least 2 previous years out of 10 previous years, तो वो पहली कंडीशन फुलफिल कर गया ROR होने की। अगर वो पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में, मींस इस प्रीवियस ईयर को छोड़ दें, इससे पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में हिंदुस्तान में 730 दिन है, तो अगेन वो जो है वो ROR हो गया। मींस ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। मींस 2 आउट ऑफ प्रीवियस 10 फाइनेंशियल 2 आउट ऑफ प्रीवियस 10 प्रीवियस ईयर्स, और दूसरी कंडीशन 730 डेज इन द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स, दोनों कंडीशंस फुलफिल कर दी तो वो ROR कहलाएगा। इज इट क्लियर? बेअंत कोई डाउट? नो सर। निशु?